पिछले साल इंडोनेशिया के बाली में दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। नवंबर में हुए इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग की मुलाकात के अंदाज ने सबका ध्यान खींचा था। वक्त डिनर का था और पीएम मोदी खाने की मेज पर बैठे थे। इस बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पहुंचे और मोदी की कुर्सी से खड़े होकर जिनपिंग के पास पहुंच जाते हैं। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया और कुछ देर बात भी की। साल 2020 में गलवान में एलएसी पर भारतीय चीनी सैनिकों के बीच हिंसा के बाद दोनों देशों के प्रमुख नेताओं की ये पहली और अभी तक सबसे इकलौती मुलाकात थी। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज नजर टुडे के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आज इस वीडियो में यही समझने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है चीन की नीतियां और आखिर क्या है भारत की नीतियां, जिसके अंतर्गत दोनों के ही व्यापारिक और जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इस मुलाकात का जिक्र करने की वजह हाल ही में चीन द्वारा किया गया एक दावा है। चीन ने एक बयान जारी कर यह दावा किया है कि पिछले साल बाली में दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई थी और द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिए आम सहमति भी बनी थी। कहां और क्यों जारी हुआ यह बयान, चलिए ये भी आपको समझा जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में इस साल 22 से 24 अगस्त को ब्रिक्स समिट का आयोजन होना है। समिट से पहले बीते दिनों जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA की बैठक हुई थी। इसमें भारत की तरफ से बैठक में NSA अजित डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी ने शामिल हुए थे। इस दौरान अजित डोभाल और वांग यी ने एक द्विपक्षीय मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पिछले साल के अंत में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली में चीन भारत संबंधों को स्थिर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचे थे। इस दौरान कहा गया था कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को सही मायनों में सहमति से लागू करेंगे। दोनों पक्ष हस्तक्षेप को दूर करेंगे, सहमति और सहयोग पर फोकस करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करके विकास के स्थिर रास्ते पर वापस आगे बढ़ावा देंगे। वहीं भारत की तरफ से मुलाकात को लेकर जो बयान जारी किया है उसमें मोदी और जिनपिंग की मुलाकात का कोई भी जिक्र नहीं है। डोभाल वांग यी की मुलाकात पर विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि बैठक के दौरान NSA ने कहा था कि साल 2020 में भारत चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में LAC पर स्थिति ने रणनीतिक विश्वास और रिश्ते के सार्वजनिक और राजनीतिक आधार को खत्म कर दिया है। NSA ने स्थिति को पूरी तरीके से हल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए निरंतर प्रयासों को महत्व पर जोर दिया ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सामान्य स्थिति में आने वाली बड़ी बाधाओं को दूर किया जा सके। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध न केवल दोनों देशों के बीच बल्कि क्षेत्र और दुनिया के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बयान में दो बात कॉमन है। पहली, सीमा पर तनाव कम करना और दूसरी, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना। लेकिन जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बाली में मोदी और जिनपिंग की द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने पर आम सहमति पर पहुंचना। इसी महीने की 14 तारीख को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जकार्ता में आयासीन देशों की बैठक में वर्तमान विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। तब भी LAC का मुद्दा उठा था और दोनों देश इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने पर सहमत हुए थे। चीन ने अचानक ऐसा दावा क्यों किया, चलिए इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं। इस तरह की मुलाकातों में हमेशा दोनों तरफ से अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है और इस पर जो विश्लेषक हैं वो अपना अलग अलग तर्क देते हैं। दोनों देशों के बीच जितना मतभेद होता है उतनी ही परिभाषाएं निकलती है।
कि बैठक में क्या क्या हुआ, इसके पीछे एक मंशा ये भी होती है कि बैठक के किस बात को ज्यादा तवज्जो देनी है और किस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देनी है। क्योंकि भारत चीन के बीच मतभेद काफी गहरे हैं, इसलिए कोई चौंकाने वाली बात इसमें नई नहीं है कि बैठक को लेकर दोनों के मत अलग अलग हो सकते हैं। चीन के इस दावे को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत हालांकि फिलहाल अभी नहीं है। पिछले एक साल से चीन इस नैरेटिव को स्थापित करने में लगा है कि सीमा पर सब कुछ ठीक है, और हो सकता है कि जब डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया था तो तब जो बातचीत हुई थी उसमें संबंधों को बेहतर बनाने की बात हुई होगी, जो कि एक आम बात है। लेकिन सहमति तो तब भी बनेगी जब दोनों देश सीमा पर स्थिरता रखने की कोशिश करेंगे। अगर एक पक्ष की तरफ से कोशिश नहीं होगी तो सहमति का मतलब क्या रह जाएगा? क्या भारत के लिए यह दावा असहज करने वाला है? चलिए इस पर भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चीन के दावे पर भारत ने अभी तक न तो कोई औपचारिक खंडन किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चीन के दावे से भारत असहज स्थिति में पहुंच गया है? चीन ने चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया है, इस पर कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है और भारत को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि जब तक चीन बॉर्डर से सेना को पीछे नहीं हटाता तब तक एलएसी पर स्थिति सामान्य कतई नहीं होगी। यह सच्चाई है, चीन को इसे स्वीकार करना चाहिए और जरूरी नहीं कि भारत इस दावे को नकार दे या फिर इसकी पुष्टि करे। अगर भारत चीन के दावे को महत्वपूर्ण समझता तो बाली की शिखर वार्ता के बाद खुद ही सहमति वाली बात को औपचारिक रूप से सार्वजनिक कर देता। लेकिन भारत ने तब भी इसे सार्वजनिक नहीं किया और न ही वांग यी की एनएसए डोभाल के साथ जो बातचीत के बाद जो जिक्र था वो इसमें नहीं किया। मतभेदों से इतर इस तरह के दावों में भाषाओं का भी एक बड़ा योगदान है। इसमें उदाहरण के लिए यह समझ सकते हैं कि पीएम मोदी अक्सर हिंदी में बात करते हैं और चीन के राष्ट्रपति चीनी भाषा में बात करते हैं, तो उनकी व्याख्या के दौरान इस तरह की असमंजस की जो स्थिति है वह सामान्य बात है। अगर भारत के विदेश मंत्रालय को लगेगा तो वो इसका खंडन जरूर करेंगे। आखिर क्या कारण है कि चीन भारत के साथ सब कुछ सही दिखाना चाहता है? इसको लेकर सबकी अलग अलग राय है। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प से जो तनाव उपजा था वह लगभग अब भी जारी है। इस तनावपूर्ण माहौल में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर चीन दुनिया में भारत के साथ अच्छे संबंध दिखाने में क्यों लगा है? चीन अभी काफी दबाव में है। एक तरफ अमेरिका का दबाव है, दूसरा आर्थिक मोर्चे पर दबाव है और आंतरिक मसले भी चीन के कहीं अधिक है। जैसे अभी इन्होंने विदेश मंत्री को बदला है, इसलिए चीन बाकी देशों जिसमें भारत भी है उन सभी के साथ कोई अतिरिक्त तनाव बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और फिलहाल भारत भी मणिपुर, अर्थव्यवस्था और रोजगार को लेकर काफी दबाव में है, इसलिए चीन भी यही चाहता है कि भारत अभी एलएसी के मुद्दे की उपेक्षा कर दे। इस मामले पर चीन की दोहरी नीति को जिम्मेदार माना जाता है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ है, इसे आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं और चीन इसमें माहिर भी है। चीन जब कोई सूचना पत्र वगैरह भी जारी करता है तो उसमें एक आदर्श स्थिति लेकर चलता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अक्सर उनका व्यवहार एकदम अलग हो जाता है। अब आपको यह भी बता देते हैं कि भारत को चीन से सीधे टकराव से परहेज क्यों है। इस साल की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत की थी। इस दौरान चीन के संबंध पर पूछे गए सवाल पर जयशंकर ने दो टूक कहा था, चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। मेरा मतलब यह है कि एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं एक बड़ी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। यह प्रतिक्रिया का सवाल नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। हालांकि कई विश्लेषक जयशंकर के बयान से इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इसमें अब देखना अपना नजरिया है कि चीन की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका से छोटी है, मगर फिर भी चीन की अमेरिका से प्रतिद्वंदिता है, यानी कि कंपटीशन है। सवाल अर्थव्यवस्था का नहीं बल्कि नीति का है। हमारे पास चीन से मुकाबला करने के लिए स्पष्ट नीतियां नहीं है। एलएसी में हमारा डर होता है
कि हमने एक जगह पर कुछ किया तो पूरे एलएसी पर तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। इसके उलट चीन के अंदर ऐसा डर नहीं है और सीमा पर ही होना चाहिए। समाधान चाहे सीमा का हो या देश के अंदर का, वह सावधानी की तरीके से हर समय पर सशक्त रूप से समाधान उसका किसी न किसी तरीके से निकलना चाहिए। सितंबर में होने वाले G20 समिट में चीन अड़ंगा लगा सकता है। इस बात में आखिर कितनी सच्चाई है और आखिर क्यों विश्लेषक इसकी इतनी चिंता करते हैं? भारत में इस साल G20 समूह की अध्यक्षता भारत कर रहा है और अब तक G20 से जुड़े दर्जनों बैठकें भारत में हो चुकी है। इस दौरान कोई भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। ऐसे में सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले G20 समिट में चीन का रुख भारत समेत पूरी दुनिया के लिए अहम माना जा रहा है। G20 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन है और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में G20 में चीन का नकारात्मक रवैया उसको भी उतना ही परेशान करेगा जितना G20 के सदस्य देशों को। पश्चिमी देश अक्सर चीन को लेकर नाराज रहते हैं, तो वैश्विक मंच पर चीन भी नहीं चाहेगा कि वो कुछ ऐसा कहा जिसमें उस पर निशाना साधा जाए। G20 और चीन को लेकर कई तरह के लोगों का मानना है कि इस तरह की बहुपक्षीय बैठक में चीन समेत हर देश अपना हित आगे रखने की भरसक कोशिश करेगा। इसलिए यहां द्विपक्षीय से ज्यादा बहुपक्षीय संबंधों पर फोकस रखा जाता है। साल 2018 और साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक मुलाकात वुहान और महाबलीपुरम में हुई थी। इन बैठकों में दोनों नेताओं के बीच खुलकर बातचीत हुई, लेकिन दोनों देशों ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था। पिछले 3 सालों में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है और अब इस तरह की अनौपचारिक मुलाकातों पर विराम लग गया है। यहां तक कि कई बार सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई है। बीते साल 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर के यतांगसे में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कुछ भारतीय सैनिक चोटिल भी हो गए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जारी भी हुआ था। इससे पहले गलवान घाटी में झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की मौत भी हो चुकी थी। सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चीन के कस्टम विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 135.98 अरब डॉलर पहुंच गया था और ये साल 2021 के मुकाबले लगभग 8.4% में वृद्धि है। 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 125.62 अरब डॉलर था और 2022 में चीनी सामान के निर्यात में 21.7% की वृद्धि हुई है और यह 118.5 अरब डॉलर हो गया है, जबकि निर्यात में 37.9% की भारी गिरावट के साथ यह राशि 17.48 अरब डॉलर पहुंची जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि बार बार जिस तरीके से चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो चीन को अपना प्रतिद्वंदी या हो सकता है अपना कॉम्पिटिटर मानते हो, लेकिन स्थिति अब भी चाहे भारत हो या चीन हो दोनों की तरफ से क्लियर नहीं है। देखना यह होगा कि क्या G20 समूह की जो बैठक भारत में होनी है, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, क्या वास्तव में जब चीन का प्रतिनिधिमंडल भारत आएगा तो इस पर खुलकर चर्चा होगी। खैर ये दूर की कौड़ी है, फिर भी इसी तरह की देश विदेश की सीमा सटे इलाकों की तमाम जानकारी और सूचना लेकर आते रहेंगे हम आपके बीच। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।